मधु हल्की मुस्कान के साथ सोचती है, मुझे ऐसे क्यों भाभी इग्नोर अनदेखा करेगी। मैं भला कभी क्यों मायके में रहूंगी। पर आज रंजू के दिल से निकली बद्दुआ सच हो गई। माँ, ये मेरे ही कर्म का फल है, मेरे अहंकार और मन में भरी कुलिष्ठता का बदला है। मैंने रंजू का दिल दुखाया था, इसलिए तो आज मेरी भाभी की आंखों में मैं गड़ती हूँ। माँ ने मधु के आंसू पोंछे और बोली, पगली, न तुम तब गलत थी न आज गलत है, सब समय का खेल है। मधु माँ की ओर देखती है, अपने आंसू पोंछे मुस्कुराती है। मधु जानती है ये माँ की ममता है मेरे लिए, जो मुझे किसी भी परिस्थिति में गलत ना समझती। पर मधु भीगी पलकों के साथ अतीत में चली जाती है। जब उसकी शादी सुमन के साथ हुई थी, माँ बाप की दुलारी मधु बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। मधु अपने 2 भाइयों की इकलौती और सबसे बड़ी बहन थी। मधु के पति सुमन 3 भाई और 1 बहन रंजू थी। रंजू सुमन से छोटी थी। उसकी शादी 6 साल पहले रमन के साथ हो गई थी। रंजू के पति 1 ही भाई थे और 3 बहन। रंजू को 4 साल का एक बेटा भी था। शादी के इतने दिनों के बाद भी रंजू मायके में ही रहती थी। वो नाम मात्र ससुराल जाती थी। इकलौती बहू थी रंजू, पर न जाने क्यों ससुराल में रहना नहीं चाहती थी। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मायके में रंजू कोई काम न करती थी। रंजू के बड़े भाई मधु के जेठ जॉब के कारण बाहर रहते थे, तो बड़ी भाभी मधु की जेठानी भी उनके साथ ही रहती थी। घर में रंजू के माता पिता सुमन, सबसे छोटा भाई पवन, दादी, चाचा, चाची और 2 छोटी चचेरी बहन रहती थी। रसोई सहित अन्य काम अपने चाची के साथ रंजू ही करती थी। सुमन की शादी मधु के साथ हुई। मधु ससुराल आई तो उसके कामों में भी हाथ बटाती रही रंजू। रंजू की बड़ी भाभी जो शादी में यहाँ आई थी और मधु दोनों आपस में व्यंग करती, हम तो ससुराल में रहते हैं, अपने पति के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी नंद रानी ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती है। ये यही मायके में ही जिंदगी गुजारेगी। कुछ दिनों बाद मधु की जेठानी अपने पति के साथ शहर चली गई। मधु भी खुद को पति और ससुराल में रमाने की कोशिश करने लगी। मधु के पति सुमन गांव के थोड़ी दूर शहर में एक ही बैंक में पोस्टेड थे। पति सुमन का डेरा भी था पास के शहर में, पर मधु की सास की अनुमति के बिना सुमन की हिम्मत न थी पत्नी को अपने साथ रखने की। कुछ समय बाद मधु गर्भवती हुई तो सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इसे अपने साथ शहर ले जाता हूँ, वहाँ डॉक्टर आदि की भी सुविधा होगी और इसे काम भी 2 लोगों के लिए ही करना होगा। ऐसी हालत में गांव में अच्छी सुविधा भी नहीं है, इसे दिक्कत होती है। माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा, हमने भी यही गांव में ही बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारी बीबी कुछ अलग नहीं करने जा रही है। सुमन चुप हो गया। क्या करता आखिर? शादी के तुरंत बाद माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत भी तो नहीं कर पा रहा था और मधु की परेशानी से भी अवगत था। गांव में बैठकर इतने लोगों के लिए रोटी बनाना, कुएं से पानी निकालना, बड़े से बर्तन में मार पसाना और ससुराल भी है, सबका आदर सत्कार भी करना है। सबसे पहले जागना और सबसे बाद में सोना। पहले समय की बातें और हैं, और अभी के समय में प्रेगनेंसी ज्यादा ही परेशान करती है, समझता था सुमन। और बात ये भी थी कि मधु ने कभी इतने लोगों के लिए काम न किया है। मधु के मायके में ज्यादातर काम माँ ही करती थी। मधु का ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई और खेल में बीतता था। वैसे पढ़ाई के साथ साथ मधु घर में हर काम में दक्ष थी, पर अभी जो उसका समय था अपनी माँ के पास जाना चाहती थी या पति के साथ अकेले रहना चाहती थी। मधु की माँ ने कई बार मधु की सास से फोन कर मधु को आने देने के लिए कहा। उसने मधु के चाचा को लिवाने भी भेजा, पर मधु के सास ने कहा, हम यहाँ ठीक से ध्यान रख रहे हैं। दरअसल मधु के भाई और पिताजी काम के सिलसिले में बाहर शहर में रहते हैं। बस इसी बात के लिए मधु की सास कहती, न इसके पिता है वहाँ न भाई। ऐसी परिस्थिति में घर में मर्द का होना जरूरी है, और आपकी बेटी वहाँ जाएगी तो बार बार मेरे बेटे को वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए यही ठीक है। मधु की माँ ने कई बार सुमन से भी कहा, बेटा उसे अभी सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उसे मायके पहुँचा दो।
मधु प्रेगनेंसी के कारण चिड़चिड़ा और मूड स्विंगिंग के कारण सुमन पर झल्लाती। माँ से भी फोन पर कहती मैं यही ठीक हूँ। मधु मन ही मन अपने सास पर भी कुड़ती। अपनी बेटी को मायके में रख रखा है और मुझे अपनी माँ के पास जाने नहीं देती। जब सुमन की माँ ने नहीं माना कि मधु मायके या पति के पास जाए तो मधु को डॉक्टर के पास ले गया था सुमन चेकअप के लिए। तो वहीं डॉक्टर के यहाँ मधु की माँ आ गई और मधु को अपने साथ लेते गई। माँ की ममता और मधु की ज़रूरत देखकर सुमन कुछ नहीं बोल पाया। पर जब सुमन मधु के बिना घर आया तो सुमन की माँ ने कहा उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया था या मायके पहुँचाने। तुम दोनों पति पत्नी की मिली भगत होगी कि डॉक्टर के बहाने मायके जाने का। सुमन की माँ ने कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम्हारी बीवी और तुम मुझसे बात ना करना। जबकि सुमन अपनी जिम्मेदारियों और मजबूरी की दुहाई दे रहा था। इस कहानी को भी पढ़ें कि माँ मधु की माँ आई जिसने उसे 21 वर्ष से पाला पोसा, अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। माँ अभी मधु को हम सब से ज्यादा उसकी माँ की ही जरूरत है। भावनात्मक रूप से वो माँ के साथ ज्यादा खुश रहेगी। और माँ कई बार मधु की माँ ने तुमसे भी कहा, मैंने भी कहा अपने आप से ले जाता हूँ, वह भी ले जाने से तुमने मना कर दिया। माँ दिक्कत होती थी यहाँ मधु को और माँ अपने माँ के पास ही गई है ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। पर सुमन की माँ ने अहंग को ठेस पहुँचा दी। वह मधु और सुमन से नाराज ही रही। सुमन से तो हाँ ना कर बात कर भी लेती थी पर मधु से बिल्कुल नहीं। मधु फोन करती भी तो सास बात ना करती थी। सुमन ने मधु को मना कर दिया, छोड़ दो तुम फोन ही मत करो। मधु मायके में आकर खुश थी। माँ के पास उसे इस अवस्था में भी सुकून मिलता था। उसे ससुराल में जो भी परेशानी महसूस होती यहाँ सब छू मंतर हो गया। सुमन भी शनिवार रविवार को मधु से मिलने आता था। मधु माँ बनने वाली थी, माँ के पास थी, पति की खूब प्यार करता। मधु खूबसूरत एहसासों के साथ 7वें आसमान पर रहती थी। पति जब प्यार करता ही था तो उसे ससुराल वालों की क्या जरूरत थी। वो ना ननद से बात करती ना और किसी से, उल्टे चिढ़ती रहती। ननद से कि मायके में बैठी रहती है। एक दिन रविवार का दिन था। मधु अपने पति के साथ पास के प्रसिद्ध मंदिर आई थी। वहीं अचानक से उसकी सास और ननद भी मिल गई। औपचारिकतावश सास बहू में बातें हुई। मधु थोड़ी डरी, थोड़ी घबराई और खुश भी थी कि कोई विरोध में हो, पर पति तो मेरे साथ खड़ा है। सभी पूजा करने के बाद एक होटल में खाना खाने बैठे। वही मधु की ननद रंजू ने अपनी भाभी मधु से कहा, भाभी माँ आपसे बात नहीं करती, ये आपके और माँ के बीच की बात है, पर आप ना मुझे फोन करते ना हाल चाल पूछते, जबकि बड़ी भाभी बराबर फोन करती थी। भाभी आप आज मुझे नहीं पूछती हैं, ना कल। आपको भी 2 भाई हैं, आपकी भी भाभी होगी, आपको भी नहीं पूछेगी, तब समझ में आएगा भाभी। ननद भाभी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, पर आपने न जाने क्यों इस रिश्ते को अहमियत ही नहीं दिया कभी। सुनकर मधु अंदर ही अंदर मुस्कुराई और धीरे धीरे अपने पति सुमन से कहती है, हमें इस तरह मायके में रहने की ज़रूरत ना होगी, ना रहूंगी ज़्यादा मायके में। बच्चा होने के बाद मधु और सुमन का प्लान था सुमन के साथ शहर में रहने का और दूर रहूंगी भाई भाभी से। जब तब फोन फरेबी ही और ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता, हम अपने में ही खुश रहेंगे। मायके पर ना ज़्यादा निर्भर रहना है, ना भाभी से कोई उम्मीद रखना है। सुमन और मधु रंजू के प्रेम या प्रेम भरी उम्मीद को बेवकूफ़ी समझ रहे थे। रंजू का कहने का अंदाज था जैसे भाभी माँ से ही सिर्फ मायका नहीं होता, भाभी के प्यार और चाहत की भी हर नंद को ज़रूरत होती है। पर मधु अपनी ही दुनिया में खुश कहाँ समझ पा रही थी रंजू की भावनाओं को। मधु घर आ गई और अपनी माँ से भी हंस हंस कर रंजू की बातों का मजाक उड़ा रही थी। माँ मुझे ज़रूरत ही क्या होगी,
भाभीियों की। और हाँ माँ, मैं ना रहने वाली मायके में। और माँ, मैं अच्छी ननद रहूंगी, अपनी भाभीियों की, अपनी ननद रंजू की तरह नहीं। न जाने क्यों रंजू ना भाती थी। मधु को समय पूरा हो गया। मधु ने बेटे को जन्म दिया। हॉस्पिटल में ही सास नंद औपचारिकतावश मिलने आई। बच्चे को लेकर अस्पताल में मधु मायके ही आ गई। जब बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो सुमन मधु को और बच्चों को लेकर अपने साथ शहर लेते गया। कुछ दिन बाद बदकिस्मती से किसी महामारी के कारण सुमन की मौत हो गई। बेचारी मधु तो जैसे पत्थर हो गई। मधु की माँ बेटी के इस गम से अधमरी हो गई, पर माँ नाती और बेटी को संभालती भी थी। सुमन के अचानक चले जाने से सुमन का परिवार भी बेसुध हो गया था। सुमन की माँ रंजू सभी इस अनहोनी से संभल ना पा रहे थे। इधर मधु बिन सपनों के बेजान सी माँ के साथ मायके ही रहने लगी। मधु के जीने की वजह उसका बेटा सुमित था। समय के साथ किस्मत ने कुछ साथ दिया और मधु की सरकारी नौकरी हो गई। माँ ने मनाने के बाद सुमन की मौत के 4 साल बाद एक अच्छे लड़के बजरेश के प्रस्ताव आने पर मधु ने बजरेश से शायद दूसरी शादी कर ली। मधु एक बच्चे की माँ थी और विधवा। समाज आसानी से कहाँ अपनाने वाला है। बजरेश ने कोर्ट मैरिज किया था मधु के साथ, पर बजरेश के माता पिता ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए मधु को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया और बजरेश से भी सब तरह का नाता तोड़ दिया। बजरेश एक भाई और एक बहन थे। बजरेश की बहन मीनू की शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मधु की जिंदगी तो 4 साल पहले ही उजड़ चुकी थी। उसकी सारी खुशियाँ, सारी भावनाएं मर चुकी थी। बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटने की कोशिश करती। बजरेश के साथ मधु अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे बजरेश भी मधु का बहुत ख्याल रखता और मधु की भावनाओं को समझता भी था। सुमित को मधु की माँ अपने साथ रखने लगी। समय के साथ मधु के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। मधु नौकरी करती थी और बजरेश के साथ कुछ हद तक सामान्य हो चुकी थी। मधु ने एक बेटी को जन्म दिया, पर कहा जाता है ना, समय न जाने कब कौन रंग दिखाए। मधु की पहली शादी के जैसे 1 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। वैसे ही दूसरी शादी के 5 साल बाद मधु की नौकरी पर विभागीय परेशानी के कारण उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। बजरेश भी कुछ ज्यादा नहीं कमाता था। वो तो मधु की नौकरी थी तो किराए का मकान और सारे खर्च निकल जाता था। अब मधु और बजरेश को दिक्कतें होने लगी। सुमित की पढ़ाई का खर्च, एक छोटी बेटी बजरेश और मधु, सभी का खर्च मुश्किल से हो गया। मधु की माँ अपने बेटों के पास ही गांव में शहर आ गई, क्योंकि एक तो गांव में अकेली वो क्या करती और दूसरी बात बड़े शहर में सुमित की शिक्षा दीक्षा भी अच्छे से पाएगी। मधु की माँ अपने पति, दोनों बेटों, दोनों बहुओं के साथ रहती थी। मधु की माँ ने मधु से कहा, बेटा, जब तक न्यायालय से तुम्हारी नौकरी का सकारात्मक फैसला नहीं आ जाता तब तक बजरेश के साथ तुम नहीं आ जाओ। बजरेश को यहाँ बड़े शहर में कुछ काम भी मिल जाएगा और तुम्हें खाने पीने के लिए यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। माँ के समझाने के बाद मधु अपनी माँ और भाभीियों के पास आ गई। आखिर मधु के पास इसके सिवा और रास्ता भी क्या था। मधु को अच्छा लग रहा था अपनी माँ और बेटे के पास। बहुत समय बाद लगातार रहने का मौका मिला है। वैसे नौकरी के बाद तो बस छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए मायके आ पाती थी मधु। भाभी सब पर बहुत सारा प्यार लुटाकर, भतीजी को ढेर सारा दुलार कर, भाइयों से ढेर सारी बातचीत कर, अपने बेटे को सीने से लगाकर माँ पिता का ख्याल कर लौट आती थी मधु। पर अब परिवार में सभी के साथ मधु आनंदित हो रही थी, पर धीरे धीरे आनंद गम में बदलता जा रहा था। मधु की दोनों भाभियां चिड़ी रहती मधु से। घर का अधिकार काम मधु पर छोड़ देती थी। मधु की माँ की कौन सुनता है। यहाँ मधु के दोनों भाई भी अपनी पत्नी का ही पक्ष रखते थे।
मधु की माँ अपनी बहू से कहती, मेरी बेटी की बदकिस्मती से उसे तुम्हारे दरवाजे पर ले आई है, इतना अपमान ना करो। पर मधु की भाभियाँ न जाने क्यों मधु का यहाँ रहना पसंद ना करती थी। कितने ताने सुनाती, कितना व्यंग कसती मधु पर। मधु अपमान का कुंठ पीकर सोचती, मैं कितना प्यार करती हूँ अपनी दोनों छोटी भाभियों को, अपनी बहन समान मानती हूँ, दोनों भाभी से बड़ी हूँ। मेरा सम्मान न करे तो कम से कम अपमान तो ना करे। मधु दिल की अच्छी थी, पर समय के खेल को कहाँ समझ पाई थी मधु। उसने रंजू की भावनाओं को ठेस पहुँचाया था, उसकी उम्मीद को मजाक बन समझा था। रंजू भी तो दिल की बुरी नहीं थी। रंजू ज्यादातर अपने मायके ही क्यों रहती थी। मायका का प्यार उसे ससुराल में टिकने नहीं दे रहा था, या उसके ससुराल वाले और पति रंजू को नहीं समझते थे। क्या कारण था रंजू का यूं मायका रहना। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।